जी ऑनलाइन वाले हजरात का मैंने अपलोड नहीं किया था कल। वो अगला लेक्चर लेने से पहले पेज 397 पे क्वेश्चन 35 कर लीजिएगा। आप लोगों को तो बता दिया था। पेज 397 पे क्वेश्चन 35 ये हमने पार्ट बी के अंदर आज करना है। तो भाई ये ज़रा लेक्चर ना दोबारा बता देना। ये मैं एंड पे टाइम डिस्कस करूँगा। ये पार्ट बी है, लेक्चर पार्ट ए है, सॉरी ये अभी वाला पार्ट ए है लेक्चर 77 का। ओके, उनको बता देना। ओके चैप्टर 20 4-5 मिनट ज़रा मैं बच्चों के आने का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि आज सेल्स टैक्स का भी सिर्फ न्यूमेरिकल ही करना है। पेज 451 पे आ जाए। मीन वाइल पेज 451। अगर कभी कोई सेल हो जिस सेल में प्राइस डिटरमिन करना मसला हो रहा हो, पेज 451, तो ऐसी सूरत में प्राइस कैसे डिटरमिन होगी? अगर किसी सेल में प्राइस डिटरमिन करना मुश्किल हो रहा हो, if there are reasons to believe that VOS has not been correctly declared in a bill, अगर VOS करेक्टली बिल के ऊपर नहीं लिखी हुई, तो सेल में 2 नंबरी करने की कोशिश की है, बिल पे नहीं लिखी हुई, तो फिर क्या होगा? फिर एक वैल्यू डिटरमिन होगी जो कमेटी बताएगी। कमेटी में कौन कौन होगा? ट्रेड होते हैं दुकानदार होंगे नंबर 1, एंड नंबर 2 कोई इनलैंड रेवेन्यू ऑफिस के बंदे होंगे। और ये कमेटी बनाएगा कौन? कमिश्नर। तो जब कभी चीज़ की प्राइस पता ना चल रही हो, तो ऐसी सूरत में एक कमेटी बैठेगी। कमेटी में 2 बंदे होंगे, ट्रेड और इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर, और इस कमेटी को बनाने वाला कौन होगा? कमिश्नर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी ट्रिपल आई और आई एक्स इंशाल्लाह कल करेंगे। एक्स और एक्स आई कर लें ज़रा। बिजली का जब बिल आता है तो बिजली के बिल पर भी सेल्स टैक्स लगता है, क्योंकि हमने पढ़ा था बिजली से गुड्स की डेफिनेशन में फॉल करती है। तो सवाल ये राइज होता है, लेट आने का कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। अब जल्दी बैठें। सवाल ये राइज होता है कि बिजली के बिलों पर अगर सेल्स टैक्स लगना है, तो वो कह रहे हैं कि बिजली के बिल पे सिर्फ सेल्स टैक्स लगाओ और किसी चीज़ पे सेल्स टैक्स ना लगाओ। इन केस ऑफ सेल, सप्लाई को सेल कर लें, इन केस ऑफ सेल ऑफ बिजली बाय एन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर और वापडा। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर वापडा टाइप लोग होते हैं जो बिजली बनाते हैं। तो ऐसी सूरत में किस पे टैक्स लगेगा? एनर्जी जो आपने परचेज की है, वो लोग सेल कर रहे होंगे और आप एनर्जी क्या कर रहे होंगे? परचेज। लेकिन इसमें कुछ चीज़ों पे सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। ये अब आपने याद ही करनी है और इसका कोई हल नहीं। एक्सक्लूडिंग वापडा वालों को जो पैसे रिसीव हुए फॉर कैपेसिटी परचेज प्राइस, फॉर एनर्जी परचेज प्राइस प्रीमियम और एक्सेस बोनस। अब इनकी थोड़ी थोड़ी रीज़न सुन लें ताकि याद करने में ज़रा आसानी हो जाए। तो ऐसा हो सकता है कि वापडा वाले जो है वो आपसे बिजली का बिल लें, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि वापडा वाले किसी इलाके पे जुल्म करें और उन्हें कहें जितनी कैपेसिटी आपकी फैक्ट्री की उस पर आप बिल देंगे, चाहे बिजली जितनी मर्जी इस्तेमाल करें। यह हुकूमत कभी करने पे आए तो कर दे, कैपेसिटी परचेज पे टैक्स लगेगा। कई दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि बिजली अगर महंगी किसी इलाके में बेची जा रही है क्योंकि दूर का इलाका है, तो वापडा वाले परचेज प्राइस के अलावा प्रीमियम लें। और कभी आप वापडा वाले को अच्छा काम कर दें तो आप उनको कोई बोनस दे दें। अब इस टाइप की अगर चीज़ें सवाल में आ जाए तो उन पर आपने 17% अप्लाई नहीं करना। सिर्फ किस पे 17% अप्लाई करना है? जो आपने एनर्जी परचेज की है, जो आपने इलेक्ट्रिसिटी परचेज की है। अब एक मिसाल मैं आपकी देता हूँ इसकी। मिसाल के तौर पे पेपर में आपको कह दिया आपने एनर्जी परचेज की है 300 की और आपने वापडा को बोनस दिया 10 रुपए का, तो व्हाट इज VOS? 300। नोट कर लें। जो 3 चीजें एक्सक्लूड करनी है उनके नाम बता दें। बोनस, परचेज प्राइस प्रीमियम और कैपेसिटी परचेज प्राइस। ये कुछ 3 नाम है, आपको याद करने पड़ेंगे।
बातें कौन कर रहे हैं? ओके नेक्स्ट। ये कौन बोल रहा है? एक सेकेंड, कौन बोला था? किस रोज से आवाज़ आई है? पूरी क्लास का टाइम ज़ाया करते हैं, शर्म भी नहीं आती। इन केस ऑफ सेल ऑफ बिजली, इन केस ऑफ सेल ऑफ बिजली एंड गैस, बिजली तो ऊपर कवर हो गई, असल में ये पॉइंट मेन गैस के लिए। इन केस ऑफ सेल ऑफ गैस बाय अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, यानी सुई गैस, तो सुई गैस वाले अगर गैस बेचें तो किन चीज़ों पे टैक्स लगेगा? द टोटल अमाउंट जो बिल में आई। ये थोड़ी सी ख़तरनाक चीज़ है। कैसे? इंक्लूडिंग प्राइस ऑफ गैस, गैस की प्राइस तो होगी मेन। कई दफ़ा दूर के इलाके में वो तारें बिछाते हैं तो आपसे रेंट भी लेते हैं सुई गैस वाले। फिर कई दफ़ा जल्दी काम करने का सुई गैस वाले आपसे कमीशन भी लेते हैं। और ऑल ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस का लफ्ज़ तो हम अक्सर पढ़ते आए हैं कि प्राइस इंक्लूड ऑल ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, बट एक्सक्लूडिंग लेट पेमेंट सरचार्ज एंड सेल्स टैक्स। दो चीज़ें एक्सक्लूड होंगी। अब इंक्लूड वाली चीज़ें याद करें, एक्सक्लूड वाली चीज़ें याद करें। इंक्लूड वाली चीज़ें, नंबर 1, नेचुरल गैस आप बाय करेंगे, आप रेंट पे करेंगे, आप कमीशन पे करेंगे, आपको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पे करेंगे। लेकिन अगर आपने लेट पेमेंट पर इंटरेस्ट पे किया तो उस पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। अब आप जो है वो मुझे बता दें इस सिनेरियो में वीओएस कैसे निकलेगा? गैस प्राइस पे सेल्स टैक्स लगेगा, फेडरल एक्साइज ड्यूटीज पे लगेगा, रेंट पे लगेगा, सरचार्ज पे लगेगा, तो व्हाट इज वीओएस? 45। तो इस किस्म का कोई डाटा आपको दे सकता है। तो सिंपल सी चीज़ है, कुछ इंक्लूजन्स है, कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, वो दोनों याद करनी है। रेंट जाहिर बात है, वापडा वाले जो है वो सुई गैस वाले दूर के इलाके में आपने लाइन बिछाई तो हो सकता है आपसे इलाके में से रेंट भी मांग लें। क्या चीज़? वो जो भी हो, ऐसा भी हो सकता है किसी इलाके में वो आपसे कहें कि भाईजान हमने आपके लिए चीज़ें बिछाई हैं तो आप जो है वो रेंट हमें जो है वो पे करें। ओके नेक्स्ट। अब क्या क्या चीज़ें आएंगी? नेचुरल गैस, रेंट, कमीशन, ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस बट एक्सक्लूडिंग लेट पेमेंट सरचार्ज एंड सेल्स टैक्स। अच्छा, कई दफ़ा किसी इलाके में नई नई फैक्ट्रीज बनती हैं तो हुकूमत उनको सब्सिडी देती है। सब्सिडी मींस मुफ्त में गैस देती है, तो ऐसी सूरत में उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट वीओएस डज नॉट इंक्लूड सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स। जो लोग बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हुकूमत को मुफ्त बिजली दे दे या कुछ ऐसी चीज़ दे दे तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो लिखें, हुकूमत कोई सब्सिडी दे दे तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो माफ़ होगी। भैया आप आ जाओ, पहली रो में आपने आना है तो जहाँ बैठते हो, जो जहाँ बैठता है वहाँ बैठा करें, आओ। ओके तो अब कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड हो गई? 3 चीज़ें, लेट पेमेंट सरचार्ज, सेल्स टैक्स और सब्सिडी। इन तीनों चीज़ों पे सेल्स टैक्स नहीं लगेगा, बाकी सब पे लगेगा। और अमूमी तौर पे 0.10 बिजली के लिए और 0.11 गैस के लिए समझ लीजिएगा। ओके ठीक है जी। पॉइंट VIII और IX रह गए, ये इंशाल्लाह अगली क्लास में करते हैं। तो आज अभी ऐसा है कि चैप्टर 22 में आ जाएं, 21 में पेज नंबर 488। तो आज ऐसा करते हैं कि ये न्यूमेरिकल अभी कर लेते हैं, इसको आपने घर में आधे घंटे में जाके दोबारा कर लेना है, और बाकी जो आपने 2 घंटे टेक्स्ट को दिए हुए हैं डेली के, उसमें से आपने 1.5 घंटा या सवा घंटा आज मुझे दे देना है, जो हम एक्स्ट्रा क्लास के अंदर जो है वो पढ़ लेंगे। ओके, ताकि आपके 2 घंटे से ज़्यादा आज का लोड ना हो। पेज 488।
2 घंटे देते हैं ना डेली आप घर में हर सब्जेक्ट को, ये तो मिनिमम है। यार आप लोगों तो मैं देख के मुझे रश्क आता है कभी कभी कि आप लोगों के पास कितना खुला टाइम होता है। कल इत्तफाकन बच्चे घर में नहीं थे तो मैं तो अब बैठा तो 4 बजे से बैठा तो रात 12 बजे तक कंफर्टेबली लुट मचा दी। हाँ, ये तो लेटेस्ट टाइम का सोल्यूशन बना था टेक्स्ट का, और उससे पिछले के भी 1-2 सवाल रहते थे। तो बस अब आप ये कह रहे होंगे हम तो 3 घंटे में पेपर करते हैं तो आपने क्यों इतनी देर लगाई। आप लोगों ने 3 घंटे में 50 करने होते हैं और टीचर ने जो सोल्यूशन बनाना होता है उसमें 100/100 लेने होते हैं। सोल्यूशन तो सही बनाना होता है ना सारे का। तो बाकी आई कैप ने कुछ सोल्यूशन में फटे फुटे भी डाले होते हैं, उन पर भी सर खपाना होता है, फिर आई कैप को बताना पड़ता है ये आपने क्यों किया ऐसा, पिछले टर्म में तो आपने ऐसा किया था। तो वो बड़ी फड्डे होते हैं, उनको देखना पड़ता है। तो मैं तो हैरान हो गया कि यार कितना खुला टाइम होता है आप लोगों के पास, 8 घंटे तो कंफर्टेबली बंदा निकाल सकता है डेली। ओके, ये अपनी जवानी का ज़माना याद आ गया। आप लोगों के तो मज़े ही मज़े हैं। अच्छा जी, पेज नंबर 488। मिस्टर अजहर हैज़ प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग डिटेल्स। अजहर साहब ने आपको ये डिटेल्स दी हैं रिगार्डिंग मंथ ऑफ जनवरी 2011। तो जनवरी के महीने के लिए आपको डिटेल्स दी हैं। अच्छा भाई, सेल्स टैक्स में जो डाटा है उसको अलग अलग करना होता है परचेज़ में और सेल में, बस ये काम करना होता है। परचेज़ का डाटा अलग कर लेना होता है और सेल का डाटा अलग कर लेना होता है। इसके लिए कुछ हम वर्किंग्स खोलेंगे जो मैं आपके सामने शो करूँगा। वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 1 में हम लगाएंगे परचेज पे 17%। तो दूसरे सफ़े से आप शुरू कर दें। इनपुट टैक्स परचेजेस पे 17 लगाएंगे। लेकिन परचेज के लिए याद रखिएगा जो भी सवाल में परचेज हुई ना तो इस पे हम 7-7-17% लगाते रहेंगे। परचेज पे हम 7-7-17% लगाते रहेंगे ताकि क्या निकलता रहे, इनपुट। अच्छा जी, इसके लिए आप जो है वो 7 लाइनें छोड़ दें, 7-8 लाइनें काफ़ी हैं। वर्किंग नंबर 2 नहीं, वर्किंग नंबर 2 आउटपुट नहीं। आपने ना पिछली क्लास में व्हाइट बोर्ड वाला सवाल घर में जाके किया है और ना जाके क्वेश्चन 1 दिया वो किया है। अगर आपने वो किया होता तो आप ऐसी बोंगी सब बोंगों के सॉरी ऐसा अच्छे बच्चों के सामने ना मारते। इनपुट को करना होता है अपोर्शनमेंट, इनपुट को अपोर्शन करना है। अब सेल आपकी जो है वो 3 किस्म की होगी। सेल आपकी 3 किस्म की होगी। एक आपकी टैक्सेबल होगी, एक आपकी जीरो रेट होगी और एक आपकी एग्जेम्प्ट सेल होगी। टैक्सेबल सेल से मुराद है कि होंडा एटलस कार ने डॉलेंस को गाड़ी बेची तो 100 वाली गाड़ी 117 की बेचेंगे। टैक्सेबल सेल से मुराद है कि होंडा एटलस कार ने रॉयल फैन बुरे बच्चे को गाड़ी बेची तो 100 वाली गाड़ी 117 जमा 3 120 की बेचेंगे। जीरो रेट सेल से मुराद है कि आपने बाहर के मुल्क में गाड़ी एक्सपोर्ट कर दी तो 100 वाली गाड़ी आप 100 में बेचेंगे। और एग्जेम्प्ट सेल से मुराद है कि आप 100 वाली गाड़ी 100 में बेचेंगे। गवर्नमेंट को एग्जेम्प्ट सेल जरूरी नहीं होता, बस जो भी एग्जेम्प्ट सेल हो वो एग्जेम्प्ट होगी। ओके, सेल यहां से आ जाएंगी। इसके बाद इनपुट आगे आएगा जिसको हम अपोर्शन करेंगे। लेकिन इसके आगे एक और लाइन भी आज आपने छोड़नी है और इसके लिए ये लाइनें काफ़ी हो गई, एक टोटल के लिए लाइन छोड़ देंगे तो वर्किंग 2 5-6 लाइनों पे आ जाया करेगी। दैट इज एनफ। कभी कभी सवाल में टैक्सेबल सेल काफ़ी ज़्यादा दी होती हैं तो इसलिए हम इसको वर्किंग 3 में ले जाया करेंगे ताकि ये फिगर ज़रा तसल्ली से निकल आए। अगर जीरो रेट सेल ज़्यादा दी हुई है तो भी वर्किंग 4 कर लें, कोई मसला नहीं। तो वर्किंग 3 में हम टैक्सेबल सेल कैलकुलेट करेंगे। और ये तो आखिरी वर्किंग है इसलिए इसके लिए मुझे लाइनें बताने की ज़रूरत नहीं है, जितनी मर्जी लाइनें, इसके लिए पूरा रजिस्टर छोड़ दें एंड तक। ओके, नेक्स्ट टैक्सेबल सेल। इसमें आ जाएगी होंडा ने जो चीज़ें जो गाड़ियां बेची हैं अच्छे बच्चों को, डॉलेंस वगैरह को, सेल टू रजिस्टर्ड। और अगर होंडा ने गाड़ियां बेची हैं बुरे बच्चों को तो सेल टू अनरजिस्टर्ड आ जाएगा।
इसके अलावा वो कोई सेल वगैरह अगर आ गई सवाल में तो उस सेल को मैं अदर सेल करके इधर ही डाल दिया करूंगा, अदर सेल करके। चलें जी, नोट कर लें। सेल टू रजिस्टर्ड में कितनी लाइनें छोड़ी हैं आपके ख्याल से मैंने? 4 5 6 तो मुझे लग रही हैं। 1 2 3 4 5 6। चलें जी, सोतों को जगा दें, सोतों को जगा दें, खोतों को उठा दें। ये आपकी क्लास के लिए बात नहीं कर रहा मैं, पहली बात आपकी क्लास के लिए की है। चलें जी, सोतों को जगा दें। ओके गाय, बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है छुट्टी के लिए ये मेरे यार जैसे लोगों का काम नहीं है। इसके लिए स्पेशल अंदर से ना अपने फ्यूचर से खेलने का पहले जज्बा पैदा करना पड़ता है, फिर बंदा छुट्टी करता है। ये आप लोग नहीं, कम से कम हमारे बस का काम तो नहीं है ये तो बहुत हाई लेवल के लोग होते हैं ये। अच्छा जी, अब सवाल में हम पहले बूथा ऊपर करेंगे। ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है हर सवाल की। पता नहीं अलाइनमेंट ही आउट हुई होती है, मैं कुछ और कर रहा होता हूँ, आप कुछ और कर रहे होते हैं। सवाल में सबसे पहले हम सेल को देखेंगे और सेल को पकड़ के यहाँ डाल देंगे जहाँ जहाँ की सेल हुई, या इधर डालेंगे सेल को, इधर की बजाय वर्किंग में ले जाएंगे, या इधर डाल देंगे सेल को, या इधर डाल देंगे सेल को। तो सेल का डेटा उठाएंगे सवाल में सबसे पहले। लोकल टैक्सेबल सेल टू रजिस्टर्ड पर्संस। लोकल का मतलब है एक्सपोर्ट सेल नहीं है। आपको मैंने बताया था जीरो रेट सेल आमतौर पे कौन सी सेल होती है? एक्सपोर्ट सेल। ये लोकल सेल है, लोकल टैक्सेबल, लोकल एग्जेम्प्ट या लोकल टैक्सेबल? लोकल टैक्सेबल। बस इससे ज़्यादा सादा सी चीज़ें हैं, जैसे आप समझ लें सेल और अदर इनकम अलग अलग होती थी, उनको हम डालते थे, रेंट रिपेयर को ट्रायल में से उठा के डालते, उस तरह की चीज़ें हैं। बस जो जहाँ की चीज़ें वहाँ इस फॉर्मेट में डाल दें। लोकल टैक्सेबल सेल टू, आप बता दें टैक्सेबल सेल है या एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल। अगला सवाल, रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड? तो यहां डलेगी लोकल टैक्सेबल सेल्स टू। अच्छा, इसमें एक बंदा ना एडवांस दे गया है, 27,50,000 की टोटल सेल है, इसमें एक बंदा 30,000 पे एडवांस दे गया कि यार ये पैसे पकड़ लो, गाड़ी फिर अगले महीने भी मैं आपसे ले लूंगा, कोई मसला नहीं, पैसे एडवांस पकड़ लो। एडवांस दे गया कोई बंदा पैसे, तो लिखें गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड, 30,000 को अंडरलाइन करके, गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड, चीजें डिलीवर नहीं हुई। क्यों? एडवांस का मतलब क्या होता है? पैसे पकड़ लो। भाई 2 3 4 लोग मुझे हाइब्रिड से नजर आ रहे हैं, प्लीज जो जिस क्लास के हैं उस क्लास में बैठे, वरना दूसरी क्लास वाले फिर परेशान होते हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि सवाल मेरा आपसे ये है कि एडवांस को इसमें पड़ा रहने दें या निकाल दें? पड़ा रहने दें या निकाल दें? क्या पैसे, एडवांस को अगर इसमें पड़ा रहने दिया तो मतलब इसका पता है क्या होगा कि पैसे आ गए हैं, सेल बुक कर लो। तो पैसे आने पे सेल बुक होनी चाहिए या डिलीवर होने पे? तो अभी पैसे आ गए हैं, डिलीवरी शायद अगले महीने हो, तो फिलहाल इसको अब सेल में ना डालें, इसको सेल से निकाल दें। सेल पे साथ साथ 17 नहीं लगाना, सेल को एज इट इज उठा ले बस जी। सेल बोलें, सेल टू रजिस्टर्ड बोलें जी, 2750। ऐसी सेल बाहर कर दें जिसकी अभी तक गुड्स डिलीवर नहीं हुई जी। जवाब, आज जवाब ही दे दें, 2720। ओके, आज छुट्टी करने वाले ने इनकम टैक्स के एतबार से भी फ्यूचर से अपने खेला है और सेल्स टैक्स के एतबार से भी अपने फ्यूचर से खेला है, और टैक्स का फ्यूचर है ही ये, उधर रखिए। और कुछ नहीं खेलने को मिलता आपको, क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, फ्यूचर से खेल रहे हैं बस। नेक्स्ट, लोकल टैक्सेबल सेल, लोकल टैक्सेबल सेल टू टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट सेल?
यानी लाख वाली चीज लाख में बेचती है या 1,17,000 में? 1,17,000 में। लेकिन टैक्सेबल टू लोकल टैक्सेबल सेल टू अनरजिस्टर्ड। जी कितना? 200। 200। अब ये मुझे पता था इसने सवाल पूछना है। ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, इसको दोबारा नीचे लिखना है। हाँ, इसमें कुछ तफसील आ सकती है, इसलिए इसकी हेडिंग अलग से बनाना ज़रूरी थी। बबलू चलें जी। सेल ऑफ ठंडी क्रीम, सेल ऑफ ठंडी क्रीम एन आइटम ऑफ थर्ड शेड्यूल। कहते हैं मैं बता देता हूँ ये थर्ड शेड्यूल की चीज़ है, यानी उन 20 चीज़ों के अंदर से है जो 20 चीज़ें एक दफ़ा एक बच्चे ने आके क्लास में पढ़ी थी और सबने सुनी थी। ये उन 20 चीज़ों में है। इसकी रिटेल प्राइस 15 लाख है, लेकिन हमने वैसे 12 लाख की सेल की है, तो 12 लाख के आगे लिखें डिस्काउंटेड प्राइस। सेल इसकी रिटेल प्राइस 15 लाख है, लेकिन हमने 12 लाख की सेल की है। अच्छा जी, अब कल तो हमने पढ़ा था कि डिस्काउंट वगैरह अगर हो तो माइनस करने की इजाज़त है, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि ये बात उन 20 चीज़ों के लिए नहीं थी जो हमने पढ़ी हैं। द रीज़न इज कि ये जो 20 चीज़ें हैं ना, ठंडी आइसक्रीम वगैरह या टिश्यू पेपर वगैरह, इन चीज़ों की ये खासियत है, जो हजरात करीब बैठे हुए हैं उनको R.P नज़र आ रहा है लिखा हुआ, R.P रिटेल प्राइस 149.57। वो 0.57 उसने इसलिए लिखी हुई है ताकि जब फिगर राउंड करके सेल्स टैक्स डले तो एक राउंड फिगर दे दें। 149.57 प्लस 25.43 इज इक्वल टू 175.00 रुपीज़ हमने और आपने देने हैं। तो इसलिए फिगर ही उसने ऐसे पॉइंट्स में सेट की है कि जो फिगर मैंने कस्टमर ने देनी है वो 00 में आ जाए। बहरहाल इस बहस को छोड़ें, रिटेल प्राइस इसकी है 149.57। अब दुकानदार को अगर आप पे रहम और तरस आ जाए और आपको सस्ती दे दे तो ये दुकानदार की अपनी मर्जी है। लॉ मेकर जो टैक्स मांगेगा वो इस डब्बे के ऊपर लिखा हुआ टैक्स मांगेगा, वो इधर उधर की बात नहीं सुनेगा। तो याद रखिएगा, थर्ड शेड्यूल वाली चीजों के ऊपर हम सेल प्राइस एक्चुअल वाली नहीं देखा करेंगे, बल्कि हम क्या ढूंढा करेंगे? R.P। R.P इज कॉल्ड एज। तो थर्ड शेड्यूल वाली चीजों में रिटेल प्राइस देखा करेंगे। 12 लाख पे छोटा सा काटा लगा के 15 लाख पे बड़ी सी टिक लगा दें। तो 12 लाख को देखें और करें और अब 15 लाख को उठा लें, 15 लाख को उठा लें। सेल ऑफ ठंडी क्रीम कहां डालें? कल जो हमने पढ़ा था डिस्काउंट, वो डिस्काउंट में बताऊंगा इन 20 चीजों के अलावा किसी और चीज पे देने की इजाजत है। सेल ऑफ ठंडी क्रीम कहां डालें? सेल ऑफ आइसक्रीम तो 20 चीजों में है, जब 20 चीजों में है तो उन पे सेल्स टैक्स लगता है, जब लगता है तो एग्जेम्प्ट तो नहीं है, तो टैक्सेबल है, ना कोई बाहर के मुल्क में बेच रहे हैं। अब टैक्सेबल में बता दें रजिस्टर्ड में डालें अनरजिस्टर्ड में। मेरे भाई ये कैटेगरी बैलेंसिंग है, अदर्स ये कैटेगरी बैलेंसिंग है। जो सेल कहीं नहीं जाएगी ना, जो एग्जेम्प्ट नहीं होगी, जो जीरो रेट नहीं होगी, जो अनरजिस्टर्ड की नहीं होगी, जो एग्जेम्प्ट नहीं होगी, जो जीरो रेट नहीं होगी, जो अनरजिस्टर्ड की नहीं होगी, जिस सेल के साथ कुछ भी नहीं लिखा होगा वो सेल इधर आ जाया करेगी, वो सेल इधर आ जाया करेगी। तो सेल ऑफ आइसक्रीम 17% पे टैक्स लगा दें। जी बोले 1500। साथ वाले ने रखी हुई है शू क्रीम बैग में। दूसरी क्लास से पहले जो है वो जरा जूते शूते सेट करके आना होगा ना। ओके नेक्स्ट। यार अजीब बात है ना, क्या का गुड्स टेकन फॉर प्राइवेट यूज। आपने क्लास पढ़ी थी परसों की, सप्लाई की डेफिनेशन जब हमने पढ़ी थी तो सप्लाई की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था गुड्स टेकन टू प्राइवेट यूज या गुड्स टेकन फॉर बिजनेस और नॉन बिजनेस यूज। तो ये कौन सी सेल है? टैक्सेबल सेल है। बस इस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा 17। अगर ये चीज़ें आप घर ना लेके जाते तो आप बाजार में इनको बेचते, इसलिए ये टैक्सेबल है। गुड्स टेकन फॉर प्राइवेट यूज कितनी जी? अब मैंने आपको बता दिया है
कि जिस सेल के साथ जीरो रेट या एग्जेम्प्ट या अनरजिस्टर्ड नहीं लिखा होगा तो वो बस वो अदर्स में डाल देनी है, आपने अदर्स में डाल देनी है। इस पे 17% टैक्स लगाना है। गुड्स टेकन टू बेगम, बेगम जी कितना? 50। यू हैव टू इंश्योर कि बेगम की लाइफ इज बेगम। इट इज द बिगेस्ट टास्क ऑफ योर लाइफ। क्या बात। चलें छोड़ें। गुड्स टेकन टू प्राइवेट यूज, घर चीजें लेके चला गया। ओके, तो रिकॉर्डिंग ऑन है तो हमने कौन सी ऐसी बात कर दी, हद होगी। आगे चलें जी। जिंदगी को बचाने वाली दवाइयां दुनिया में आ गई हैं, लेकिन हमें इससे कंसर्न नहीं। आगे लिखा हुआ है ये एग्जेम्प्ट सेल है। आगे क्या है? बस एग्जेम्प्ट सेल में डाल दें, एग्जेम्प्ट सेल में डाल दें जी। तो इस तरह ना आइसक्रीम आ जाए, लाइफ सेविंग ड्रग्स आ जाए, तो ये नाम हमें नहीं पता, अब वो आगे खुद बता दिया करेगा ये क्या चीजें हैं, हमने तो नहीं चीजों के नाम याद करने। बस एग्जेम्प्ट सेल है, इस पे हुकूमत ने टैक्स नहीं लगाया हुआ। 4000। ओके इसमें वो जो कस्टमर है उसे चार्ज तो 1200 पे जी जी बिल्कुल, लेकिन हुकूमत को सेल्स टैक्स 1500 पे दे। ओके, एक्सपोर्ट्स जीरो रेट, ये मैक्सिको चीजें बेची हैं, बाहर के मुल्क में बेची हैं, तो एक्सपोर्ट जीरो रेट। बोलें जी 2000। यार बोलना, मुझे पता है तेरा दोस्त नहीं आ जाएगा, लेकिन तू तो ना बोल। ओके, ये देख तेरा दोस्त। अदर इंफॉर्मेशन, ये तो अदर इंफॉर्मेशन है, छोड़े फिर आप कोई और सवाल शुरू करते हैं। अच्छा जी, अदर इंफॉर्मेशन। अब शायद परचेज की बातें शुरू कर दी हैं उसने, तो बस सेल और परचेज के डाटे को अलग अलग करना होता है। एक नई मशीन खरीदी है हमने 3 लाख रुपए की, अल्लाह और दे, वॉज कमीशन इनटू ऑपरेशन ड्यूरिंग जनवरी, और जनवरी में इस्तेमाल करनी शुरू कर दिया है। मेरे भाई सेल्स टैक्स में मशीन की परचेज को हम अलग रखा करेंगे। मशीन इज लाइक फिक्स्ड एसेट, जो फैक्ट्री के अंदर गड़ गड़ करके चलती है और उससे चीज़ें बनती हैं। मशीन चलती है, चीज़ें बनती हैं, मशीन चलती है, चीज़ें बनती हैं। इधर से रॉ मटेरियल डालते हैं, उधर से फिनिश गुड निकल आती हैं। मशीन की परचेज को आपने अलग रखना है। इनपुट मशीन, मशीन की परचेज अलग रखें, मशीन का इनपुट अलग रखें। मशीन की परचेज को हाजिर किया जाए 300, साथ 17% लगा दें। इधर मशीन के अलावा परचेज आ जाएगी, इधर मशीन की परचेज आ जाएगी। जैसे मशीन को अलग से देखा जाता था, नई मशीन को उधर, इधर नई पुरानी का चक्कर नहीं है, उधर नई मशीन को जैसे अलग से देखा जाता था, इनिशियल अलाउंस वगैरह और प्रोटोकॉल, तो इधर मशीन को अलग रखें। मशीन की पर जब आपने मशीन परचेज की होगी तो आपका जो बिल बना होगा वो बना होगा 351 का, आपका बिल बना होगा 351 का। उसमें 3 लाख आपने मशीन के दिए होंगे और 51 आपने सेल्स टैक्स पे किया होगा, और 3,51,000 की आपने एनर्जी बचा के रखनी है दूसरी क्लास के लिए, और 3,51,000 की आपने मशीन खरीद ली होगी। क्लियर? ओके, नोट करें। तो परचेज पे 7-17 लगाते रहे, सॉफ्ट तरीके से, जरा साथ वाले कान पे बोलें, परचेज पे 7-17 लगाते रहे। परचेज परचेज इतना होली परचेज बोलें कि वो आपको चेज करने लग जाए। नॉट ड्रामेटाइज द सिचुएशन। आगे जी, पर लग रहे हैं आप लोगों को, देख पॉइंट 2। एक और परचेज है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर अमाउंटेड टू 18 लाख। एक दिन आप लोग जब तैयार होके आए थे तो हमने पढ़ा था, भाई अब चुप प्लीज, कमेंट बाजी चुप, हाथ रखना होता है। अच्छा, परचेज रजिस्टर्ड लोगों से भी हो सकती है और अनरजिस्टर्ड लोगों से भी हो सकती है।
तो जाहिर बात है अगर आप चीज़ें खरीदने किसी अच्छे बंदे से जाएं, रजिस्टर्ड बंदे से, तो आप 100 रुपये की बजाय 117 शायद खुशी से देने को तैयार होंगे। लेकिन जब आप परचेज करने जाएं किसी अनरजिस्टर्ड से, तो आप मेरे ख्याल से 17 रुपये देने को और तैयार नहीं होंगे, आप 100 रुपये की चीज़ खरीद के आ जाएंगे। इसलिए हमने कहा था अगर अनरजिस्टर्ड बंदे से परचेज करें तो उसे इग्नोर करना है। ये कोई नहीं, ये जब पेपर करीब आते हैं ना होना शुरू हो जाता है बच्चों को। रिलैक्स रहो, कोई नहीं। ये हाइब्रिड वालों अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं क्लास से, तो ये बच्चे को पता नहीं क्या हो रहा है। परचेज अनरजिस्टर्ड, परचेज किससे? अनरजिस्टर्ड से। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अनरजिस्टर्ड से ऑफ रुपीज 1800, लेकिन इसे डैश डाल के इग्नोर कर दो। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अनरजिस्टर्ड पर्सन से। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ 100 ऑफ कितना? 1800 फ्रॉम अनरजिस्टर्ड बंदा। एंड पे नजर नहीं आ रहा तो सुन लें, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ 1800 फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, डैश डाल दें आगे। यार तुम्हारा मुंह इस तरह खुला ना, मैंने बॉल पॉइंट डाल देनी है। ओके चलें जी आगे। ये चीजें मैट्रिक एफएससी में नहीं टीचर्स ने बताई। पॉइंट नंबर 3, परचेज ऑफ टैक्सेबल रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स। परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, रजिस्टर्ड बंदे से परचेज किए। किससे परचेज किए? जो आप रजिस्टर्ड बंदे से परचेज करेंगे तो क्या आप परचेज पे 17% देंगे? नहीं देंगे? देंगे? देंगे या नहीं देंगे? देंगे परचेज पे 17%। अच्छा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर अमाउंट टू रुपीज 2600। प्लीज 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 प्लीज, परचेजेस में एक फेक इनवॉइस पड़ी हुई है, जाली परचेज पड़ी हुई है। क्या परचेज में जाली परचेज पड़ी होनी चाहिए या जेन्युइन परचेज पड़ी होनी चाहिए? जाली जेन्युइन, जाली जेन्युइन, जेन्युइन परचेज पड़ी। परचेज में जाली परचेज, असल में लोग कोशिश ये करते हैं कि परचेज में जाली परचेज डाल दें और परचेज में जाली परचेज डालकर परचेजेस अपनी बढ़ाएं, ताकि परचेजेस जब फेस पे माइनस हों तो टैक्स की बचत हो। इसलिए परचेज में 2 नंबर परचेज पड़ी रहने दें, पड़ी रहने दें या निकाल दें। पड़ी है, पड़ी है, पड़ी है, निकाल दें। हाइब्रिड वाले दिल में बोलें, निकाल दें। पड़ी है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल किस बंदे से? अनरजिस्टर्ड। भाईजान की सुई उधर ही अड़ी हुई है अभी तक। फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। भाईजान लाहौर आ गया हुआ है, उठ जाए, अब तो ट्रेन साफ करने वाले भी पहुंच गए। ओके, कभी क्लास में ऐसा हुआ आप सोए रह गए हो, शाम को आके किसी ने उठाया, भाईजान उठ जाओ? अच्छा, परचेज बोले कितने की है? 2600। इसमें से क्या माइनस कर दें? 3। कौन सी इनवॉइस? जेन्युइन इनवॉइस या जाली इनवॉइस? जाली इनवॉइस। अच्छा, क्या देख रहे हो गौर से? ये तो 2600 माइनस 3 लिखना है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल रजिस्टर्ड सप्लायर लिखो।
ओके, अब मुझे ये बताएं, क्या कभी FAR 1 के टीचर ने आपको ये बताया है कि यस सर, ये बताया कि चांद पे कैसे जाने? तो यस सर। यार बोंगियां मारता है ये बंदा, सवाल तो सुन लेते हैं, इतनी मोहब्बत FAR 1 के टीचर से पूछने से पहले यस बोल दिया। अच्छा, क्या आपको कभी FAR 1 के टीचर ने बताया है कि हमारा ईयर एंड दिसंबर है और हम फरवरी में परचेज रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो दिसंबर में 31 दिसंबर को एंट्री डाल के परचेज रिकॉर्ड कर दें और रेक्टिफाइंग एंट्री कर दें, कोई हर्ज नहीं है? क्या ये बताया है? क्या अकाउंटिंग की क्लास में भूली हुई परचेज ईयर एंड पर रिकॉर्ड की जाती है? क्या अकाउंटिंग की क्लास में भूली हुई परचेज रिकॉर्ड की जाती है? जाती है। ओके, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि सेल्स टैक्स वाले इसमें थोड़े से कंजूस मक्खी फ्लाई चूस हैं। सेल्स टैक्स वाले क्या कहते हैं? सेल्स टैक्स वाले कहते हैं कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो उसको आने दो, लेकिन अगर सुबह का भूला हुआ अगले दिन सुबह आए तो उसे को बेटा तुम बाहर ही रहो। सेल्स टैक्स वाले कुछ इस तरह का कहते हैं। सेल्स टैक्स वाले कहते हैं अगर तुम्हें भूली हुई परचेज 6 महीने के अंदर याद आ जाए तो रिकॉर्ड कर लो, और अगर 6 महीने के बाद याद आए तो फिर परचेज के कान में अच्छे से कह दो बहुत देर कर दी तुमने बहुत देर कर दी तुमने परचेज, यू आर सो लेट, प्लीज गेट आउट। तो परचेज को आप निकाल दें। अच्छा, यू आर ऑलरेडी, अच्छा अब ना बात को बढ़ाया करो ना। अच्छा, अब सवाल यह है कि भूली हुई परचेज को कब रिकॉर्ड कर सकते हैं? अगले बोलें, अगले 6 महीने, ये वाला महीना डाल के काउंट कर रहे होंगे दीवाने। परचेज को कब रिकॉर्ड कर सकते हैं भूली हुई को? अगले 6 महीने या अगले 6 महीने में जब भी याद आ जाए, अगले 6 महीने में जब भी याद आ जाए। अच्छा, फर्ज करें टैक्स पेयर को मार्च में भूलने की बीमारी लग गई, तो इसे अब भूल गया परचेज रिकॉर्ड करना। अब ये भूली हुई परचेज कब तक रिकॉर्ड कर सकता है? अप्रैल तक। चपेड़े मारे बंदा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। मई वाले हाथ खड़ा करें, तक वाले हाथ खड़ा करें। एक्सीलेंट, तक। Well, there is some problem with you people. तो भूली हुई परचेज सितंबर में रिकॉर्ड करनी है या सितंबर तक? सितंबर तक। जब कब सितंबर तक, जब मर्जी याद आ जाए। अप्रैल में याद आए अप्रैल में रिकॉर्ड कर लें, मई में याद आए मई में रिकॉर्ड कर लें, जून में याद आए जून में रिकॉर्ड कर लें, जुलाई में याद आए जुलाई में रिकॉर्ड कर लें, अगस्त में याद आए अगस्त में रिकॉर्ड कर लें, सितंबर में याद आए सितंबर में रिकॉर्ड कर लें, अक्टूबर में याद भी आए तो रिकॉर्ड ना करें, प्लीज 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 प्लीज। या मुझे पढ़ाने दें या मुझे नोट करें। तो मार्च की भूली हुई परचेज कब तक रिकॉर्ड होगी? उर्दू में लिखें, मार्च की भूली हुई परचेज सितंबर तक रिकॉर्ड हो सकती है। मार्च की भूली हुई परचेज सितंबर तक रिकॉर्ड हो सकती है। यानी प्लीज प्लीज प्लीज, बस इट्स इनफ फॉर टुडे एटलीस्ट। यानी अगले 6 महीने में कभी भी जरूर लिखिएगा, यानी अगले 6 महीने में कभी भी। इस कॉन्सेप्ट को काफी ज्यादा कर है वो। नहीं, मार्च का महीना नहीं इंक्लूड करना ना, ये तो अगले 6 महीने, अप्रैल या मई या जून या जुलाई या अगस्त या सितंबर, अगले 6 महीने। अच्छा मोहतरम, अब आपने तसल्ली से सवाल में देखना है, हमारा महीना बताएं यार। अगर जनवरी 11 में दिसंबर 2010 की परचेज घुसने की कोशिश करे, जनवरी के महीने में, जनवरी 2011 के महीने में अगर दिसंबर की परचेज आने की कोशिश करे तो पेपर में आने दीजिएगा, कोई मसला नहीं। हमारा कोई ईयर एंड का हिसाब नहीं होता इधर,
कि पिछले ईयर की ये परचेज है। हमारे ईयर एंड का हिसाब नहीं होता, हम हर महीने अलग अलग चलते हैं। अच्छा अब जरा देखें परचेज में ना दो परचेजेस। अच्छा ये 6 महीने वाला रूल मैंने आपको पढ़ाया नहीं हुआ लॉ में, आज सिखाया। अभी तक तो सारी बातें आपको पढ़ाई हुई थी ना, एडवांस को क्यों इग्नोर कर रहे हैं, रिटेल प्राइस को क्यों ले रहे हैं, अभी तक सारी चीज़ें पढ़ाई हुई थी। ये चीज़ आपको पढ़ाई नहीं हुई, नहीं बताई है। अच्छा लॉ से भी किसी दिन पढ़ लेंगे। तो अब मुझे बताएं जी, मैं खड़ा किस महीने में हूं? जनवरी 2011 में, और पिछले महीने हैं ये मेरे सामने। क्या जनवरी 11 में मार्च 10 वाली परचेज रिकॉर्ड हो जानी चाहिए? नहीं। तो उर्दू में लिखें, ये वाली 12,000 के साथ ये वाली परचेज तो ये वाली परचेज तो सितंबर 2010 तक रिकॉर्ड हो सकती थी पे फोकस कीजिएगा। ये वाली परचेज तो सितंबर 2010 तक रिकॉर्ड हो सकती थी। मोहतरम खुद लिखें प्लीज, लिखने के लिए जो बंदे रखे हुए ना ये सही नहीं है, आप खुद लिखें क्लासेस वाले भाई। ये वाली परचेज तो नहीं, आपके साथ वाले को कह रहा हूं, ये वाली परचेज तो सितंबर 2010 तक रिकॉर्ड हो सकती थी। लेकिन हमने तो कर दी है, क्या करें? निकाल दें। एक्सीलेंट, 12,000 को निकाल दें। मेरे ख्याल से जनवरी 2011 में ना, अगर मार्च 2010 की, यानी जनवरी 11 में हम खड़े हैं और मार्च 2010 की बाबा जी के जमाने की परचेज आने की कोशिश करें और फिर इंक्लूड भी कर दे हमारा अकाउंटेंट, तो क्या इंक्लूड हुआ रहने दें या निकाल दें? निकाल दें। आपने दो चीजों को निकाल दिया है। तीसरी चीज की हल्की हल्की आवाज आ रही है, मैं भी पढ़ी हूं, हल्की हल्की आवाज आ रही है, मैं भी पढ़ी हूं। हमने कहा तू कौन? मैंने कहा मैं बताती हूं मैं कौन। ये जो सितंबर गुजरे ना, ये बड़े प्यार से, ये जो गुजरे ना सितंबर, ये अभी हम जनवरी 11 में खड़े हैं ना, ये जो सितंबर अभी गुजरे, सितंबर 10 सितंबर, ये जो सितंबर, ये इसकी परचेज हूं मैं। ओ तू पढ़े रहने दे, निकाल दे। क्या सितंबर 2010 वाली परचेज जनवरी 11 में रिकॉर्ड हो सकती है? लिखें, ये तो लिखाएं, तो बंदे रखे ना गाना से। ये तो मार्च 11 तक रिकॉर्ड हो सकती थी, ये तो मार्च 11 तक रिकॉर्ड हो सकती है, ये तो मार्च 11 तक रिकॉर्ड हो सकती है। शुक्र है जनवरी 11 में याद आ गई। ये तो 14,000 के साथ लिख रहे हैं ना, ये तो मार्च 11 तक रिकॉर्ड हो सकती है। शुक्र है जनवरी 11 में याद आ गई, बस ठीक है। शुगर है नहीं, शुक्र है, ये तो मार्च 11 तक रिकॉर्ड हो सकती है। शुक्र है जनवरी 11 में याद आ गई। अब तो पड़ी हुई है, क्या करें? पड़े रहने दें, कोई मसला नहीं। द रीजन इज कि सितंबर का भूला हुआ अगर जनवरी में आ जाए तो इसको भूला नहीं कहते, क्योंकि 3-4 महीने अभी गुजरे हैं। खैर है, अभी एक अटेम्प्ट भी नहीं पूरी हुई। अच्छा, तो इसलिए इसको मेरे ख्याल से तो पढ़ा रहने दें। अगर आपने और कुछ करना है तो कर दें, लेकिन मैं तो इसको पढ़ा रहने दे रहा हूं। कीप एंजॉइंग द लाइफ, जहां पढ़े हो पढ़ा रहे। मल्टीप्लाइड बाय परचेज पे 7 कितने % लगाएं जी? जवाब हाँ, इससे तो कोई फर्क नहीं। चलें जी, पॉइंट 4 में आ जाएं और ढूंढें सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न।
दूसरी आसान है, पहले दूसरी देखें। अच्छा जी, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स आर इशूड ड्यूरिंग द मंथ आर एज फॉलोज। डेबिट क्रेडिट नोट्स पे हमारी एक पूरी क्लास है, इसलिए अभी डेबिट क्रेडिट नोट के लिए उस पर मैं फोकस नहीं कर रहा। घटिया क्वालिटी, सब स्टैंडर्ड को उर्दू में तर्जुमा किया मैंने, इट्स एनफ। घटिया क्वालिटी, घटिया क्वालिटी की चीज़ें वर रिटर्न टू वेंडर्स, हमने वेंडर्स को वापस कर दिए हैं। वर रिटर्न टू अस नहीं लिखा हुआ, रिटर्न टू, वी हैव रिटर्न, तुम्हारा मार्कर, रिटर्न टू, तुम्हारा मार्कर, रिटर्न टू। मैंने वेंडर को जाके रिटर्न टू कर दी। आपको क्या लग रहा है, परचेज रिटर्न हो रही है ना? तो वेंडर लिख लें, हमारा क्रेडिटर टाइप कोई होता है, रखो तुम अपने पास ही, वेंडर लिखे, हमारा क्रेडिटर टाइप होता है चीज। उधार पे चीजें, क्रेडिटर तो उधार पे होता है, लेकिन वैसे बता रहा हूं समझने के लिए, यानी वो बंदा जिससे हमने चीजें खरीदी होती हैं। सप्लायर भी लिख सकते हैं, क्रेडिटर भी लिख सकते हैं। जरा क्रेडिटर ज्यादा अच्छा था इसलिए मैंने लिखवा दिया, वरना मैंने सप्लायर ही लिखवाना था, और आप अपनी क्लासें लगवा लो शाम को। अच्छा, तो सब स्टैंडर्ड चीजें व रिटर्न टू वेंडर्स, उनको वापस की। रिटर्न टू का मतलब क्या है, परचेज रिटर्न। आगे, अच्छा, अपनी चीजों के लिए इसने एक घटिया का लफ्ज़ यूज नहीं किया। गुड्स, लोगों को हमारी चीजें पसंद नहीं आई। गुड्स were returned by different customers, were returned by customers। तो आगे क्या लिखा होना चाहिए, to us। goods were returned by customers, were returned by customer, हमारी तरफ फेंक रहे चीजें, वो पकड़ो अपनी चीजें वापस। ये कौन सी रिटर्न होगी? वैसे कस्टमर को होती क्या है, सेल, तो कस्टमर फिर वापस कर दे तो ये भी आपको वैसे पता होगा, कस्टमर डेटर टाइप बंदा होता है, तो कस्टमर को सेल होती है, और जब वो चीजें वापस करे, डेट इज सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न को सेल में डाल दें और परचेज रिटर्न को परचेज में डाल दें। अब मसला ये आएगा कि कहाँ डालें, तो यार वो परचेजेस को आप रजिस्टर्ड ही समझिएगा, कोई मसला नहीं, परचेजेस को रजिस्टर्ड ही समझिएगा, और सेल को भी रजिस्टर्ड ही समझिएगा, कुछ नहीं लिखा हुआ तो बस ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ। साइलेंट है तो रजिस्टर्ड है सब कुछ, जैसे प्रोविडेंट फंड में होता था, साइलेंट है तो रिकग्नाइज्ड है। तो सेल को सेल में डाल दें, परचेज को परचेज में डाल दें, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। सब स्टैंडर्ड सेल गुड्स वर रिटर्न टू वेंडर्स, हमने वापस किए, परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करवाएंगे। लेस परचेज रिटर्न, जी भाई, 17% लगाएं। वैसे आप जिंदगी में किसी को पढ़ाएंगे भी ना तो वो भी सो जाया करेगा, इतनी स्लो प्रोसेसिंग है आपकी। आगे चलें जी, परचेज को परचेज रिटर्न में से माइनस कर दिया, परचेज रिटर्न को परचेज में से, और सेल रिटर्न को सेल में से। बड़ी बात बताई सर आपने, इस तरह ही सोचते। सेल रिटर्न, घर में क्योंकि लाइट गई हुई है, मुझे पता था पहले, इस तरह की बातें ना किया करेंगे, अगले का दिल दुखे। सेल रिटर्न 43, सेल पे 7-7-17 कौन लगा रहा रे? किस पे 7-7-17 लगा रहा? परचेज पे। किस पे नहीं लगाना? सेल पे नहीं लगाना। ओके, चलें जी आगे चलें, बेहतर। सेल्स टैक्स brought forward from December
अमाउंटेड टू 7 लाख। ये ना फिगर सेल्स टैक्स है, यानी ऑलरेडी 17% पे पड़ी है। इस पे कुछ 17 लगा के ना साइंसदान नहीं बनना, इसलिए उसने सवाल में लिखा हुआ है ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, यानी सारी फिगरें 100 पे पड़ी हैं। यानी अगर 30 लाख में की गाड़ी है और 35 लाख 10 हज़ार में बिकती है, भाई मेरी बात सुनो येलो शर्ट, अगर 30 लाख की गाड़ी है और 35 लाख 10 हज़ार में बिकती है तो ये 30 लाख टाइप फिगर है। तो सारी फिगरें 100 पे पड़ी हुई हैं, सिवाय वेयर एवर एप्लीकेबल, जहां कहते हैं मैं कुछ और बता दूं तो वो फिर तुम खुद ही समझ जाना। तो ये एक वाहिद जगह है जिसमें उसने बताया हुआ है कि पिछले महीने का सेल्स टैक्स 17% के एतबार से 7 लाख है। ये क्या है, इसको छोड़ें, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। ओके, इसको छोड़ दें। अब आप जो है वो टोटल्स करें। वर्किंग 1 और 3 का पहले टोटल करेंगे, फिर एंड पे वर्किंग 2। 1 और 3 का टोटल करें। 466, नहीं गलत करा लिया, 400। भाईजान मशीन को आज के बाद हम लालो लाल कर दिया करेंगे, मशीन को लाल कर दिया करेंगे। इसको टोटल करें लाल में। ना ग्रैंड टोटल तो मैं करने को कह ही नहीं रहा, मैं तो सब टोटलियां करने को कह रहा हूं। तो मशीन हो गया 51 और बाकी चीजें होगी 415। क्लियर? अच्छा जी, अब सेल का टोटल करते हैं, लेकिन सेल का टोटल ना ग्रैंड टोटल चलेगा। सेल का टोटल ग्रैंड टोटल चला दें, इसमें अलग से कोई मसला नहीं है। सेल का टोटल ग्रैंड टोटल कर दें। 4220। अब जी वर्किंग 1 और वर्किंग 3 में से चीजें वर्किंग 2 में ले आए। इधर ले आए इसको 4220। अच्छा मोहतरम, आज के बाद याद रखिएगा एक बात, बादशाह सलामत कह रहे हैं जी काली लाल को बुलाया जाए। ये काली होगी, ये लाल, तो मोहतरम काली लाल को लेके चले। काली लाल तुम्हारे लिए ऑर्डर आ गए हैं, काले को अलग, लाल को अलग। असल में ना आपने इनपुट मशीन का अलग रखना है, क्योंकि ये लाल है। अच्छा जी, नहीं फिक्स एसेट का नहीं, मशीन का। मुझे अभी पढ़ा लेंगे सेल्स टैक्स लॉ, सेक्शन 8B आपको पहले पढ़ा दूं। काली लाल को हाजिर किया जाए जी। काले खेतिया, लाल लाल, ओ लाल वाई जो पुठा। चलें, अब काले और लाल के छोटे छोटे कर देंगे हम। अब काले के भी छोटे छोटे करेंगे और लाल के भी छोटे छोटे करेंगे। छोटे छोटे करने से पहले इसका टोटल कर ले, टोटल 10 220। पहले किसके छोटे पसंद करेंगे आप, काले के छोटे कर दें या लाल के छोटे कर दें? काले के छोटे कर दें। काले को बुलाया जाए, ये कोई बंदा नहीं है, ये ख्याली बुलाओ है। काले को बुलाया जाए, काले के छोटे छोटे कर दें। क्या मुझे बताएं रॉ मटेरियल तीनों सेल में इस्तेमाल हुआ होगा, जाहिर सी बात है, और मशीन गड़गड़ चली होगी तीनों सेल के लिए। काले को बुलाया जाए जी। 415 डिवाइड बाई ये मल्टीप्लाइड बाई ये 171। 415 डिवाइडेड बाई ये मल्टीप्लाइड बाय 2000। अब रीप्ले का बटन दबा दें कैलकुलेटर पे। 415 डिवाइड बाई 10220 मल्टीप्लाइड बाई 4000।
160, चलो 3 कर दो, 2 आना चाहिए वैसे, कोई मसला नहीं, 3 कर दिया तो ये बराबर आ जाएगा इसके, कोई मसला नहीं यार, कोई मसला नहीं। काले के चौड़े चौड़े कर दिए, अब किसके चौड़े चौड़े करने हैं? लाल। लाल को बुलाया जाए और उसको इति पीती कर दिया जाए। लाल तुम इधर आते आते काले क्यों हो गए? कहते छोड़ परे, जिंदगी ने पता नहीं क्या क्या करवाया, वो अपनी बातें शुरू हो गया। 10 मल्टीप्लाइड बाय, असल में इनपुट हर किस्म की सेल में हमें हेल्प करता है, इनपुट कुछ भी नहीं होता, परचेज। जी जवाब 21। You are not supposed to hold his shoulder. Let his shoulder relax. Okay. Now, अब आपने भाईजान पेपर में तो नहीं, पेपर में भी चेक कर सकते हैं, चलें इसको काट दिया करना है, इसको सवाल के फेस पे लेके नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो सेल ही एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट सेल। हाँ आप लोग 163 और 20 ना निकालें पेपर में, 163 और 20 ना निकालिएगा। अच्छा नेक्स्ट, 0 रेट सेल पे कितने % टैक्स लगना है? इसको भी काट दें, इसको भी काट दें। ये जो हुकूमत आपसे बड़ी खुश होगी कि आपने इतने टायर और इतना मशीन का पोर्शन मेसी वाली गाड़ी जो एक्सपोर्ट किया उसमें लगाया, एक्सपोर्ट जो गाड़ी की उसमें लगाया, तो ये हुकूमत आपको रिफंड दे देगी। इसको आपने ना यहाँ से चिन्ह से शुरू करना है, न्यूमेरिकल एग्जैक्ट यहाँ से शुरू करना है। ये न्यूमेरिकल का फेस हो रहा है, रिफंडेबल, हुकूमत से वापस मांग लें, ऑन 0 रेट सेल, हुकूमत से 0 रेट सेल का रिफंड मांग लें जी। 81 + 10 91, ये ब्लैक डब्बा हो गया। 81 और 10 लिखें, रिफंडेबल ऑन 0 रेट सेल। ऊपर कितनी लाइनें छोड़ी हैं? 8-9 छोड़ दी हैं। न्यूमेरिकल का फेस है ना, ये तो पहला सफ़ा है। ओके, अब आपकी नजरें सिर्फ दरमियान वाला मार्कर पकड़ाइएगा, आज मैं नीले से काला लिख के दिखाऊंगा आपको। कमाल हो गया, शुक्रिया। अच्छा, अब आपकी नजरें सिर्फ नीले डब्बे के अंदर होनी चाहिए। ये नीला डब्बा एक ऐसा जादुई डब्बा है जिससे फिक्रें फेस पे जाएंगी, लेकिन नीले डब्बे से खाली आपका गुजारा नहीं चलेगा। नीले डब्बे के बाद आपने एक टिक्कू मारना है। नीला डब्बा और टिक न्यूमेरिकल के फेस बनाने में आपको ऐसा हेल्प करेगा जैसे वालिदा जो है वो सालन बनाने वक्त आपकी हेल्प करती हैं। तो नीला डब्बा और नहीं, आप बनाया करें, आप बनाया करें। मैंने बिल्कुल उल्टा नहीं बोला, मैंने जानबूझ के बोला। आई एम इन सेंसेस, मैंने अगली 3 क्लासें और भी पढ़ानी है अभी, मुझे पता है। अच्छा, 1 R2 2 टैक्स, और फिर घर जाके मेरी नहीं क्लास। ओके, आउटपुट। सवाल कहां से शुरू करें? इस तरह ना बजा, आउटपुट। सवाल कहां से शुरू करें? अब आपकी नजरें सिर्फ नीले डब्बे के अंदर होनी चाहिए। नीले डब्बे से नजरें बाहर गई तो मैं आपको इस क्लास के डब्बे से बाहर फेंक दूंगा। ये रेक्टेंगुलर डब्बा जो क्लास का, इससे आपको बाहर फेंक दिया जाएगा बैग समेत। नहीं, आप तो हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं। सेल बताएं जी,
4220। हम कैमरे तक पहुंच गए हैं। इधर बंदे का नाम नूम मिस्टर अजहर वगैरह घर जाके केले में लिख लीजिएगा। आउटपुट सेल बोलें इंटू 17%, 717, ये लग गया जी सेल पे 17%। अब आपने इनपुट माइनस करनी है। एक मिनट जरा सब्र करें थोड़ा सा। इनपुट आपने माइनस करनी है। एक आपने जो इनपुट माइनस करना है वो है ये 171 वाला, ये आपने माइनस करना है इसी सेल का इनपुट। और एक आपने माइनस करना है मशीन वाला। ये दो इनपुट आपने माइनस करने हैं। लेकिन आपने प्यार से आवाज देनी है 171 को, भाईजान आप जरा अंदर तशरीफ लाइएगा। मशीन का इनपुट सारा माइनस करने देगा लॉ मेकर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस पर। 171 को आपने अंदर बुलाना है, अंदर तशरीफ ले आए। इसका नाम रखना है एक्चुअल। एक्चुअल एक्चुअल कितने जी 171। थोड़ी देर में आपको 171 से रोने की आवाजें आने लग जाएंगी। 171 कहेगा कि पिछले महीने मेरा एक भाई था, उसको आपने माइनस नहीं किया था, मेरे ब्रो को बुलाओ। सेल्स टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम पिछला महीना अमाउंटेड टू 7 लाख। क्रेडिट का लफ्ज़ उसने इसलिए लिखा है कि ये जो परचेज है माइनस टाइप चीज़ है, तो ये बेनिफिट टाइप चीज़ होती है, तो ये फेस पे माइनस होने इसलिए इसने क्रेडिट का लफ्ज़ लिखा है। क्रेडिट के लफ्ज़ को छोड़े। सेल्स टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम पिछला महीना, पिछले महीने का सेल्स टैक्स जो माइनस नहीं हो सका वो कितना है? ये पिछले महीने का इनपुट आपने प्लस कर देना है यहां आके प्लस 700। अब आपका इनपुट बन गया 871। इस 871 को, इसमें दो चीजें हैं, इस महीने का इनपुट भी है और पिछले महीने का इनपुट भी है। इसे आपने कंपेयर किया करना है 90% ऑफ 717 से। अब जब आपने लगाया 90% ऑफ 717 तो जवाब क्या आया? आप माइनस करना कितना, ज्यादा नोट ना करें, आप माइनस करना कितना चाह रहे थे? 871, लेकिन लोअर कौन सा है? तो माइनस हुआ कितना? माइनस करना कितना चाह रहे थे? इसको कैरी फॉरवर्ड कर ले। करना चाह रहे थे 871, किया 645, ये 226 फरवरी के न्यूमेरिकल में माइनस, नोट नहीं करना साथ साथ, ये 226 फरवरी के न्यूमेरिकल में माइनस होगा। बल्कि जब फरवरी का न्यूमेरिकल आपको पेपर में आएगा तो उसमें लिखा होगा सेल्स टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम जनवरी अमाउंटेड टू 226,000। इस तरह की कोई लाइन लिखी होगी। तो ये इस महीने माइनस नहीं हो सका तो कोई मसला नहीं, कब माइनस हो जाएगा? अगले महीने। ओके, बताएं जी। 70, 51। डब्बे से बाहर भी कोई जिंदगी है, इसे कहते हैं टिक। डब्बे से बाहर की जिंदगी में आए और टिक को पकड़े और 200 को पकड़े। 200, क्या हमने कोई सेल बुरे लोगों को की है? 3% ऑफ अनरजिस्टर्ड की सेल, 3% ऑफ 200 इज इक्वल टू 6। जब 51 को 6 में जमा करेंगे तो कुछ भी नहीं, सवाल खत्म हो जाएगा। 57 इज पेएबल टू गवर्नमेंट। चलें जी, नोट कर लें, करें जी।
अच्छा, बरकत के लिए कुछ लोग अभी भी ऊपर देख रहे हैं। इस साथ वाले को आपने रखा नहीं हुआ फेस बनाने के लिए न्यूमेरिकल का, बनवाएं इससे। जो ये साल फॉरवर्ड होगा उसमें 90 में भी ऐड होगा। ये अलग से वापस मिलेगा। कितने लोगों ने कर लिया है? हाथ खड़ा करें, करें बाकी जरा जल्दी। इनमें से वो हाथ खड़ा करें जो साथ साथ नोट कर रहे थे। ओके, तूने ज्यादा फीस दी हुई है, तेरी बात मानो, रुपये मांगो। प्यारे बच्चे, अच्छे बच्चे इधर देखो, टीचर को क्यों रोकते हो? मिस्टर अजहर, सेल्स टैक्स लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। हमारी नजरें किसमें हों? नीला डब्बा, नीला डब्बा, नीले डब्बे में नजर आनी चाहिए। मैं इसलिए बात याद रह जाती है, आप लोग दिल पे ले लेते हैं। 4220 जरा क्योंकि अभी आप टेस्ट दे के बाहर निकल रहे होंगे ना, तो ऐसे कोई बोला करेगा, ओ यार मैं काले को ले आया था, लाल को नहीं चलाना भूल गया था। आई कैप से भी निकल के बाहर नहीं कहेंगे इंशाल्लाह। फिर कोई कहेगा, ओ यार मैं टिक्कू भूल गया था, तूने 3% लगाया था टिक्कू पे। हाँ मैं टिक्कू, ओ यार, ओ एक कहेगा मैं डब्बा ही भूल गया थी पूरा, और चपेड़ मारा तो फेस ही नहीं बनाया। ओ यार नहीं, डब्बा ही भूल गया, मैं वर्किंग करके आ गया। अच्छा, आई थिंक यू नो पंजाबी। इनपुट्स और एक इनपुट मशीन का ऐड कोएंगे नहीं, लेस कोएंगे, चपेड़ मारेंगे। क्या लफ्ज बना दिए वैसे पंजाबियों ने। इनपुट लोअर ऑफ जी, ट्राई टू बी इन पाकिस्तान एक्चुअल जी, प्लस 700 871 Have you been with Michael since long? अच्छा 6-4 कितना लोअर है? 645 शुक्र है। कितना लोअर है? 645। कितना माइनस करने को दिल चाह रहा था? एक्चुअल कितना किया? बाकी ख्वाहिशें फिर कभी पूरी होंगी अगर जिंदा रहे तो फरवरी में। अच्छा जी 70 टिक 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 3% ऑफ 57 पेबल टू गवर्नमेंट लिखे साहब। क्या चीज? इस तरह न्यूमेरिकल नहीं आएगा। अच्छा
मोहतरम क्लास आपकी इंशाल्लाह बड़ा क्लियरली सुन लें, 3:15 पे या 20 पे शुरू हो जाएगी। सरासिफ की MFA क्लास से स्टूडेंट्स आएंगे, बीच में हम असर की ब्रेक लेंगे। 3:15 या 20 पे क्लास शुरू हो जाएगी और 1.25 घंटा हमें न्यूमेरिकल में लगेगा, यानी इंशाल्लाह 5 बजे तक आपको फ्री कर दिया जाएगा असर की ब्रेक डाल के। दूसरी बात, जिन हजरात की कोई मजबूरी है या दूसरे कॉलेज में या इस कॉलेज में कोई क्लास है, वो क्लास के बाद मेरे से मिल लें। 2-3 लोग कल मिले हैं, उनको मैंने अलाउ कर दिया है। कोई कद का और मिल जाएंगे, उनको अलाउ कर देंगे। बाकी फ़ीमेल स्टूडेंट्स उसी हाइब्रिड रूम में जाएंगी जहाँ उनकी R1 की क्लास होती है, और बॉयज़ उसी हाइब्रिड रूम में जाएंगे जहाँ R1 की क्लास होती है। और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ये क्लास होगी, और जिस किसी का कोई मसला है क्लास के बाद आके शेयर करे, उसका कोई हल निकालते हैं। 3:20 पे इंशाल्लाह मैक्सिमम क्लास शुरू हो जाएगी। यार अब हम लोग यानी YouTube पे जाएं, हमारा आपका एक लेवल है यार YouTube पे, तो हर एरा गैरा नथु वगैरह पहुंचा होता है YouTube पे। अब तुम एक पुरवकार इंसान हो, आपने क्यों YouTube पे जाना? ओके, अच्छा जी, नाउ इट्स ओवर, ये ख़त्म हो गया। हम 10 मिनट में उस सवाल को शुरू कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं हल्का फुल्का, जिस सवाल को हमने अगली क्लास में करना है, ताकि बच्चे और बड़े फिक्रमंद हो जाएं। अच्छा, आपको कुछ थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा 2:15 तक, आधा घंटा बीच में। आधे घंटे में ना ये न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, ताकि जब आप वो दूसरा वाला न्यूमेरिकल करें बिजनेस वाला, उसके बाद घर जाके टेक्स्ट के एतबार से आप रिलैक्स हों। शुक्रिया। चैप्टर नंबर 18 निकाल लें साथ वाले की बुक में। आज हम कामयाबी की तरफ रवा दवाएं, पेज नंबर 397 पर। बिजनेसमैन ने अपना नाम ही कामयाब रख लिया है। उन्होंने कहा कामयाबी आए ना आए, मैं इसके कदम तो चूमूं। अब्बास, वो जो पुप्पो का बेटा था हमारी, रेजिडेंट इंडिविजुअल, माशाल्लाह पाकिस्तानी है। ये पेज इंशाल्लाह कल तक आपको मिल जाएगा किताब में। 397 इज एंगेज, इसकी मंगनी हो गई है इन द बिजनेस ऑफ मैनी, सॉरी, इसका कारोबार है कंज्यूमर गुड्स बेचने का। इसका नेम अपना है और स्टाइल किसी और का है, कामयाब एंटरप्राइज। फॉलोइंग इन्फो हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द केज रिकॉर्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2025। सेल आ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है, खर्चे आ रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है, अदर इनकम आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है। ऐसा कोई खर्चा हमें नहीं मिला जिसे उल्टाने की जरूरत पड़ेगी। पेज 397, चाचू निकाल ले जल्दी, पेज 397, एडिशनल इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को हम इंशाल्लाह टेकअप कर लेंगे, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को टेकअप कर लेंगे। ये 12 लाख की है। टैक्स वालों की ना यार मोबाइल नहीं, टैक्स वालों की WDV पिछले साल के आखिरी दिन या हमारे साल के पहले दिन प्लांट एंड मशीनरी की है 6860। बिजनेस का न्यूमेरिकल शुरू होने लगे, हम इनकम टैक्स में वापस आ गए हैं सेल्स टैक्स से। मुझे ये बताएं, क्या बिजनेसेस में पिछले साल के एंड पे अच्छे खासे प्लांट पड़े होते होंगे? क्या कॉलेज में पिछले साल के एंड पे अच्छे खासे AC पड़े होंगे, अच्छी खासी कुर्सियां पड़ी होंगी? तो क्या बिजनेस के पास अच्छा खासा प्लांट पड़ा होगा पिछले साल के एंड पे? ये उस प्लांट की कॉस्ट आ रही है या WDV आ रही है? क्या मैं इन दोनों बातों को हाईलाइट करके लिख सकता हूं ओपनिंग टैक्स WDV? हाँ, इस डब्बे के ऊपर मैंने हेडिंग दे दी ओपनिंग टैक्स WDV। आप बता दें मुझे डेप्रिसिएशन का रेट किस पर लगाना है? WDV पर। डेप्रिसिएशन का रेट किस पर लगाना है? WDV पर। क्लियर? कॉस्ट पे तो नहीं लगाना होता ना, WDV पे लगाना होता है। इसके बाद मुहतरम कंप्यूटर हैं हमारे कुछ। क्या पिछले साल के एंड पे बिजनेस के पास कोई कंप्यूटर वगैरह पड़े होंगे? पिछले साल के एंड पे पड़े होंगे। आगे चलें, क्या पिछले साल के एंड पे हमारे पास कोई मोटर व्हीकल वगैरह पड़ी होंगी? अभी अगली लाइन को छोड़ें, 80% वाली बात। क्या पिछले साल के एंड पे हमारे पास कोई मोटर व्हीकल्स पड़ी होंगी? तो पिछले साल के एंड पे हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ था? यार ये AC चलाओ ना। पिछले साल के एंड पे हमारे साथ क्या क्या पड़ा हुआ था, जल्दी बताएं। प्लांट पड़ा हुआ था, पिछले साल के एंड पे हमारे पास कंप्यूटर पड़ा हुआ था, और पिछले साल के एंड पे हमारे पास मोटर व्हीकल पड़ी हुई थी। हमने एक न्यू कंप्यूटर बाय कर लिया, मैंने ग्रीन मार्कर दोबारा पकड़ लिया है। हमने एक न्यू कंप्यूटर बाय किया है फॉर 1.5 लाख। डन। और हमने एक मोटर व्हीकल
जो हमने ख़रीदी थी वो हमने क्या कर दी है, बेच दिया। तो ठीक है, इंशाल्लाह स्काई ब्लू वाली लाइन को अगली क्लास में देख लेंगे। तो प्लांट के अंदर ना कोई एडिशन है ना डिस्पोजल। येलो लाइन एक ही दफा नजर आ रही है ना आपको। कंप्यूटर के अंदर एडिशन है बस, और मोटर व्हीकल में डिस्पोजल है सिर्फ। ठीक है, तो अब 3 वर्किंग्स कर लेते हैं, उनमें से 2 अभी कर लेते हैं, तीसरी अगली क्लास में कर लेंगे। पहला सफ़ा फेस के लिए छोड़ दें, दूसरा सफ़ा वर्किंग 1 के लिए छोड़ दें, इनकम फ्रॉम बिजनेस, तीसरे सफ़े से शुरू कर दें, वर्किंग 2। एक एक करके एसेट को लेके चलते हैं। क्या आपको अकाउंटिंग के टीचर ने बताया हुआ है कि डेप्रिसिएशन ऐसे निकलती है, ऑन ओपनिंग एसेट्स, ऑन एडिशन, ऑन डिस्पोजल। लेकिन मेरे ख्याल से तो प्लांट में सिर्फ एडिशंस और डिस्पोजल्स हैं ही नहीं, तो सिर्फ क्या लिख लूं, ऑन ओपनिंग एसेट्स WDV। ओपनिंग एसेट्स की WDV पे रेट लगा देते हैं, शुरू करें जी। ओपनिंग एसेट्स की WDV 6860। मुझे बताएं, ये जो प्लांट ओपनिंग में पड़े हुए हैं क्या पूरा साल हमारे इस्तेमाल हुए होंगे या बिक गए हैं? कोई नहीं, बिकने की डिटेल नहीं थी भी, अल्लाह का शुक्र है। तो कितना सा इस्तेमाल हुए हैं? पूरा साल। तो बस इनको डेप्रिशिएट करते हैं हमारे साल। कॉस्ट पे रेट लगाऊं WDV पे? WDV पे, टैक्स वाले WDV मेथड यूज करते हैं। कितने %? एडिशंस पे तो रेट नहीं लगाना, नहीं, इनटू 102। चलें जी, वर्किंग 2 हमारी अल्लाह का शुक्र है इस सवाल की मुकम्मल हुई। चलो, हाथ ही निकल गया, दुम रह गई। चलें जी, बातें भी हो गई। वर्किंग 3 अब शुरू करते हैं। आप बता दें जी, क्या हेडिंग दूं? कंप्यूटर। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर अमोर्टाइज नहीं होता, कंप्यूटर हार्डवेयर है, कंप्यूटर टच होता है, टचेबल है। अमोर्टाइजेशन सुबह सुबह बुलवाते हैं, दोपहर को भी बुलवाएंगे। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन कंप्यूटर के ऊपर। देखें, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रह जानी है कि सर एक दिन आपने 1.25 घंटे के लिए अलग से बुलाया था, फिर कभी आप बूढ़े हो जाएंगे, मैं मीनार पाकिस्तान पे हम मिलेंगे आपस में, मिसाल के तौर पे मुलाकात हो जाए, तो आप याद करेंगे, देखें हमने 1.25 घंटा 1.5 घंटा आपके लिए निकाला था। यही छोटी छोटी बातें याद रह जाती हैं। और क्या है टैक्स डेप्रिसिएशन कंप्यूटर की? हाँ, वैसे जब आप बूढ़े होंगे तो अच्छा। ऑन ऑफ चले चले चले, बात बढ़ गई। ऑन ओपनिंग एसेट्स WDV, इनके ऊपर अलग लगाएं मेरे ख्याल से। एडिशन के ऊपर अलग ना लगा दें, एडिशन भी हो रही है ना इसमें। अच्छा, वैसे बताएं, पिछले साल के एंड पे हमारे पास कितने कंप्यूटर पड़े हैं? 8 लाख के। ये 8 लाख क्या है? कंप्यूटर की बीवी, पिछले साल के एंड वाली और हमारे साल के शुरू वाली 8 लाख। इस तरह की बातें हम करते करते हंसते खेलते क्लास खत्म कर देंगे। 8 लाख नहीं, ये कमेंट बाजी प्लीज प्लीज, खुदा के लिए, इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए। तो कंप्यूटर पे एडेप्शन का रेट बोलें भाईजान। ये वो कंप्यूटर हैं जो पिछले साल वाले हैं, मट्टी पड़ी हुई है जिस पे निशान पड़ गए हैं, जिस पे स्टूडेंट्स ने अपने साइन कर दिए हैं, कीबोर्ड जो है बटन निकले पड़े हैं, ये वो वाले कंप्यूटर हैं। अब हमने, आप लोग बातें कर लें फिर हम शुरू कर दें क्लास। अब हमने लश पश नया कंप्यूटर खरीदा जाके, अ न्यू कंप्यूटर, अनटच्ड। अनबॉक्सिंग करते हैं ना लोग, पता नहीं उसकी भी वीडियो लगा रहे होते हैं, ये विले लोग हैं। अनबॉक्सिंग करेंगे अब हम कंप्यूटर की। अ न्यू कंप्यूटर वाज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2025। हमारा ईयर एंड 30/25 वाला है, फॉर 1.5 लाख रुपया। टेप उतारने का तरीका आज हम आपको बताएंगे, कटर पकड़ के टेप उतार रहे होते हैं। तो अ न्यू कंप्यूटर वाज परचेज्ड फॉर 1.5 लाख रुपए। नया कंप्यूटर 1.5 लाख रुपए का हम खरीदा। उस यूट्यूब पे तो कह रहे हैं हम जाएं, हद होगी यार, छोड़ पड़े यूट्यूब। 1.5 लाख रुपए का नया कंप्यूटर हमने खरीदा
ऑन एडिशंस डेप्रिसिएशन निकालनी है। हाँ जी, मेरे ख्याल से ना इस पे इनिशियल अलाउंस भी निकाल लें और इस पर टैक्स वालों की, कंप्यूटर पे इनिशियल अलाउंस क्यों निकलना है ये मैं आपको बताऊंगा, ये आप नहीं मुझे बताएंगे, मैं बताऊं नहीं आप अच्छा, पेज नंबर है हमारी किताब में 194, निकालने की जरूरत नहीं। पेज 194 पे हमने पढ़ा था कि नया प्लांट अगर पाकिस्तान से खरीदें, नया या पुराना प्लांट बाहर के मुल्क से खरीदें या कंप्यूटर खरीदें, इस पर इनिशियल अलाउंस लगेगा। इसलिए याद रखिएगा कंप्यूटर पे भी इनिशियल अलाउंस लगता है। अच्छा, पुराने जो कंप्यूटर हैं फटीचर किस्म के, उनकी डेप्रिसिएशन निकाल ली है? निकालूं? निकाल लिया। अब नए कंप्यूटर की बात करता हूं। नया कंप्यूटर मेरा कितने का है? इसका 60 लाख से कोई ताल्लुक नहीं है, ये पुराने फटीचर कंप्यूटर हैं, ये मेरा नया कंप्यूटर है 1.5 लाख में। इनिशियल अलाउंस निकालें जी। नहीं, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15, तो डेप्रिसिएशन के रेट हैं। इनिशियल अलाउंस का रेट जरा जाके देखिएगा 25% है। हाँ जी, ओके। अब मुझे बता दें, जो मैं डेप्रिसिएशन निकालूं वो कॉस्ट पे निकालूं या इनिशियल अलाउंस माइनस करके? और देखें मैं ओपनिंग पे भी निकाल ली, अल्लाह का शुक्र है, एडिशन पे लग निकाल ली डेप्रिसिएशन। 150 माइनस बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, सबको इकट्ठा ही जमा कर दें, कोई मसला नहीं। हाउ जी पीपल यू आर। इसमें इनिशियल अलाउंस पड़ा हुआ, खैर है, कोई मसला नहीं, खर्चा ही है ना, चाहे इनिशियल अलाउंस है चाहे टैक्स डेप्रिसिएशन है, कोई मसला नहीं। जल्दी नोट करें। जल्दी नोट जी। क्या मतलब? मैंने तो नहीं कहा क्लास खत्म हुई है। नहीं, मैंने तो नहीं कहा क्लास खत्म हुई है, अभी नहीं जाना, अभी तो क्लास शुरू हुई है। अच्छा, किस किस ने नहीं आना दूसरी क्लास में? जरा हाथ खड़ा कर दें। आप जरा आना मेरे पास। और किसने नहीं आना? ठीक है, गुड। भाई कोई रूम किसी वजह से 1 मिनट भर गया तो परेशान नहीं होना, आप लोगों ने उधर ही मैनेज करेंगे। बस जिस क्लास में इनवाइट किया उसी में आना है। इधर किसने नहीं आना? भाई छुट्टी है बाकियों को। किसने नहीं आना? तो 3 से 5 क्लास है। अच्छा आ जाओ ना फिर, 3 से 5 क्लास है, आपको एक और हल देता हूँ, आओ 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 आओ। जिनका मसला है वो आए, ठीक, जिनको मसला है वो आए, तशरीफ लाएं, उनका हल निकालते हैं।